हेलो, आई एम मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन देखने के लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें पूरा यूट्रस बनाया था। तो वही स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखना है इस तरीके से। ये यूट्रस है और इसके आगे ये इस्थमस, ये एम्पुला है ना। सेम स्ट्रक्चर इधर यहाँ पर होता है, इस्थमस, एम्पुला और ये इनफंडिबुलम। और यहाँ से ये सर्विक्स, वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ चुके थे, ठीक है। ये है ओवरी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक फिंगरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब इससे बता दिया था। और इसकी 3 लेयर होती हैं, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मैंने बताया है। तो यहाँ पर हमें देखना है इस ओवरी में पहला प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जिसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सेकेंडरी oocyte। ये रप्चर हो जाएगा इस तरीके से और ये सेकेंडरी oocyte आ जाता है बाहर। ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, ओवुलेशन जिसको बोलते हैं। ये है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखना है तो यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी oocyte में अगर ये देखिए, अंदर जैसे ओवम है, ठीक है, ये ओवम है। इसकी जो बाहरी लेयर है इसको बोल देते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा की, मतलब इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये लेयर है जोना पेलुसिडा, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये आप पढ़ चुके हैं यहाँ तक कि पूरा, कि जब ये रिलीज होता है इसके ऊपर 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो ओवम है, ओवम की बाहरी लेयर को ही बोलते हैं, ओवम है, ओवम की बाहरी लेयर को ही बोल देते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये जो दूसरी लेयर है ये है जोना पेलुसिडा। इसके बीच में एक स्पेस आ रहा है, इस खाली स्पेस को बोल देते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस, या कैविटी जो भी है, ठीक है ना। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, इस पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को पहचानने के काम आते हैं, कि जब स्पर्म यहाँ आएगा इसको फर्टिलाइज करने, तो ये रिसेप्टर उसको एंट्री देंगे, जिसको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है उसका स्ट्रक्चर। ये यहाँ से रिलीज हुआ, इसके बाद ये जो फिम्बरी देख रहे हैं ये इसको क्या कैप्चर कर लेता है, और इसके अंदर इस तरीके से सिलिएटेड एपिथेलियम सेल होती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि ये मोटाइल स्ट्रक्चर तो है नहीं, और इसको तैर कर आना है इस एम्पुला रीजन में, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है।
एम्पुला रीजन में आना है। तो इसको फिब्रिक कैप्चर कर लेंगे और ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम देख रहे हैं इसके मूवमेंट से ये स्विम करके आ जाएगा सेकेंडरी ओसाइड। यहाँ पर ये सेकेंडरी ओसाइड जिसके ऊपर लेयर है, ये सब पूरा मतलब यहाँ पर दिखाया वही स्ट्रक्चर सेम, इसके ऊपर एक ज़ेनोपेलुसिडा लेयर है और अंदर है, ठीक है। अब ये जिंदा रहेगा जब इसका रप्चर होके बाहर आ गया है, ये 24 आवर तक जिंदा रहेगा। मगर इस दौरान अगर कोई स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो सपोज करिए हमें तो देखना है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर अब ये मान लीजिए पेनिस है और इसी दौरान स्पर्म रिलीज होते हैं। यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है ना। और कितने लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म, इतने स्पर्म रिलीज होते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसी का स्वयंवर होना है और जैसे ही पता चला कि स्वयंवर होना है तो 200 से 300 मिलियन आदमी दौड़ पड़े। तो जाहिर सी बात है स्वयंवर तो किसी एक से होगा, फर्टिलाइजेशन कोई एक ही स्पर्म करेगा। तो ये मोनोस्पर्मी को ही फॉलो करेगा, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर रेस चलेगी, रेस में बहुत सारे मारे जाएंगे, मतलब ये सारे तो पहुँच नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी है, स्पर्म का आप स्ट्रक्चर जानते हैं इस तरीके से है, ये इसका हेड है और ये नेक और ये मिडिल पीस और ये टेल, ठीक है। ये जो है चारों ओर इसका पूरी बॉडी कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये लेयर अगर इस पर बनी रही तो जाहिर सी बात ये इसको फोड़ नहीं पाएगा, रप्चर नहीं कर पाएगा। तो वेजाइनल सेक्रेशन क्या करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को ऊपर इतना रगड़ लगाते हैं कि ये वीक हो जाती है, पूरी तरीके से वीक हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। ये काफ़ी पूछा गया। कैपेसिटेशन ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो रही, इसी को कैपेसिटेशन बोलेंगे। और कैपेसिटेशन में क्या समझ रहे हैं कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है ये वीक हो रही है, क्योंकि तभी इसके अंदर जो एक्रोसोम है वो रिलीज हो पाएगा और इसकी आउटर लेयर ओवम की रप्चर कर पाएगा और अपना न्यूक्लियस अंदर एंटर कर पाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये लेयर वीक नहीं हुई तो जाहिर सी बात है एक्रोसोम रिलीज ही नहीं होगा। एक्रोसोम ऐसा समझ लीजिए जहां पर एक बम लगा हुआ, जहां पर एक टकराएगा उसको फोड़ देगा, है ना। तो अब ये बम तभी फूटेगा जब बाहर की कवरिंग रिलीज होगी, मतलब वीक होगी। अगर बाहर बहुत हार्ड कवरिंग है तो ये तो टकरा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं कैपेसिटेशन। अगर बिना कैपेसिटेशन के फर्टिलाइजेशन कराया जाए, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेशन नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो उसको तोड़ नहीं पाएगा और न्यूक्लियस अंदर एंटर कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेशन पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से रेस चलती है मार धाड़, मतलब आधे बढ़ जाएंगे इधर उधर, कई तो क्योंकि 200 मिलियन है, 200 से 300 मिलियन है, तो कुछ चले जाते हैं इस साइड, इस पर, यहाँ से इस कलर से दिखा रहे हैं ब्लैक से, कुछ चले जाते हैं इस तरफ, कुछ इस तरफ से, ठीक है, क्योंकि रेस लगी है। ये रहेगा ये जो सेकेंडरी ओसाइड 24 आवर तक की जिंदा रहेगा। जो स्पर्म होता है ये 48 आवर तक की जिंदा रह सकता है। मतलब ये अगर ये 24 आवर तक यहाँ प्रेजेंट है और उसी दौरान स्पर्म आ जाता है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए जब स्पर्म इससे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये तो मोटाइल है स्ट्रक्चर है, तो ये स्विम करके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सब बताया आपको, और स्विम करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है जब स्पर्म यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं बड़ा। ये ओवम है, नेमिंग नहीं करेंगे, नेमिंग अभी बताया था। और इसके बाहर जो लेयर है जोना पेलुसिडा इस तरीके से बनी हुई है, आउटर लेयर जोना पेलुसिडा है ये, और उसके ऊपर है कोरोना
रेडिएटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये अभी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, अब मान लीजिए स्पर्म आ गए, यहाँ का क्या खेल हो रहा है ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मान लो यहाँ पर इस पर पहुँचते हैं और चारों ओर से पहली लेयर पड़ती है कोरोना रेडिएटा, जिसको ये क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं इस तरीके से। और इसके बाद दूसरी लेयर पड़ती है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ZP3 रिसेप्टर, मतलब ये दरबारी बाहर खड़े हैं इस तरीके से। जैसे ही स्पर्म पहुंचे हैं ZP3 रिसेप्टर पहचान लिए कि हाँ स्पर्म है, तो इसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, तो ये स्पर्म यहाँ से एंटर कर जाएगा। तो रेस लगी होती कौन पहले, मान लो सबसे पहले यहाँ पर कोई स्पर्म इससे टच कर गया। अब जाहिर सी बात इसकी बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो चुकी है, तो एक्रोसोम जो बम लगा है वो यहाँ जैसे ही टकराएगा अब बम ये फोड़ देगा। जैसे ही स्पर्म यहाँ एंटर होता है तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड जो प्रोसेस नहीं हुआ था वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ बनेगा दो स्ट्रक्चर, एक छोटा और एक इस तरीके से बड़ा। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और ये है सेकेंड पोलर बॉडी जो आगे चल के डिजनरेट हो जाना है, मतलब ये तो रहेगा नहीं। अब ये स्पर्म क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब ब्रेक डाउन तोड़ देगा, और अपना जो अंदर न्यूक्लियस होता है स्पर्म में, इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर एक्रोसोम होता है, इसके पीछे न्यूक्लियस होता है। तो जैसे टकराएगा एक्रोसोम अंदर अपना न्यूक्लियस एंटर कर देगा इस तरीके से, और जिस न्यूक्लियस को बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। और ये तो डिस्ट्रॉय हो जाना है, आगे चल के डिजनरेट हो जाना है। तो अब ये सेकेंडरी oocyte नहीं रहा, अब ये बन गया है ओवम। ठीक है ना, यहां जब स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है तो क्या क्या हुआ, स्पर्म अंदर एंटर हुआ, ये इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, जिससे सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, और ये बन गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और ये अंदर अपना न्यूक्लियस अंडर कर दिया स्पर्म में, तो जिससे बन गया मेल प्रोन्यूक्लियस। यहाँ पर अब दो चीज़ें होती हैं, जैसे ही ये एंटर हुआ तो ये जो ओवम देख रहे हैं, ये इसकी आउटर लेयर डीपोलराइज्ड हो जाती है। डीपोलराइज्ड मतलब ये है अब ये बाहर कोई स्पर्म एंटर नहीं होने देगा, और ऐसे केमिकल सिक्रेट करेगा जिससे ZP3 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा आदेश, आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदेश दिया गया है कि जो दरबारी खड़े थे कि तुम जाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। जब यहाँ पर कोई दरबारी या फिर रिसेप्टर जिसको बोल रहे हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो स्पर्म को पहचानेगा कौन, जब पहचान नहीं होगी तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये पॉलीस्पर्मी को इस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। तो पहले इसको बोल रहे थे सेकेंडरी oocyte, अब ये क्या बन गया है, ओवम। तो ओवम का स्ट्रक्चर कैसे आप यहां पर दिखा सकते हैं, इसके बाद यहां पर ओवम इस तरीके से बना, ये इसके ऊपर आउटर लेयर अभी भी है प्रेजेंट, और अब मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये सेकेंडरी oocyte था, ये बन गया ओवम। ठीक है ना, ओवम के बाद इसके पास देखिए फीमेल प्रोन्यूक्लियस के पास 23 क्रोमोसोम है, और इसके पास भी है 23 क्रोमोसोम। तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और नया स्ट्रक्चर एक बनेगा जिसमें ये बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट के ऊपर कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा की अभी भी, और अंदर मगर अब ये 23 और 23 मिलकर बन जाते हैं 46 क्रोमोसोम। जाइगोट को टोटीपोटेंट सेल भी बोलते हैं, एक ही सेल ऐसी होती है टोटी
पोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल मतलब ये है कि एक ऐसी सेल जिससे पूरी ह्यूमन बॉडी बनेगी, क्योंकि अब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से डिवाइड होते रहेगा और सारे अंग डेवलप होते रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब इस तरीके से आप समझिए कि एक बीज है, उसको ज़मीन में बो देना, वही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे, ओवम बन चुका था, सेकेंडरी साइड से ओवम बन चुका था, और यहाँ पर ये जायगोट भी बन चुका था। जायगोट के अभी भी ऊपर लेयर आप देख रहे हैं जोना पेलोसिडा की इस तरीके से है, ठीक है। जायगोट के बाद जब दूसरा स्ट्रक्चर, ये जो अंदर एक सेल आप देख रहे हैं, एक सेल अब बनी है, ये टोटीपोटेंट सेल होती है, ये भी बताया था, टोटीपोटेंट सेल है। मतलब इसी जायगोट से पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाएगा, ठीक है ना। पूरा एक न्यूबॉर्न बेबी जो बनेगा वो पूरा इसी से बन जाएगा। तो एक सेल इसमें 2 सेल में ट्रांसफर हो गई, टूट गई, मगर अभी भी इस पर कवरिंग जो है जोना पेलोसिडा की अभी भी है, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में प्रोसेस हुआ, इसको बोल देते हैं मेटोसिस या क्लीवेज। क्लीवेज या मेटोसिस आप वही समझिए, ठीक है। क्लीवेज या मेटोसिस आप वही समझिए। तो ये मेटोसिस हो गया, क्लीवेज हो गया, केवल एक सेल किसमें टूट गई, 2 में टूट गई। यहां पर अभी इसको जायगोट बोल रहे थे, अब मगर ये इम्ब्रो बन गया, इम्ब्रो, ठीक है। और इसकी कोई भी सेल, हर सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमेयर, इसको बोलेंगे ब्लास्टोमेयर। तो ये वाला स्ट्रक्चर है ओवम, ये है जायगोट, ये है इम्ब्रो। अब ये देखो 2 से इसी तरीके से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 4 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर देखिए 4 सेल इस तरीके से अंदर टूट गए, मगर वो कवरिंग अभी भी बाहर की जोना पेलोसिडा की है, इस पर अभी भी ये इम्ब्रो ही है। ये जो 4 स्ट्रक्चर बन गए तब भी इम्ब्रो ही है, और इसकी कोई भी सेल हो उसको ब्लास्टोमेयर ही बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। ब्लास्टोमेयर अभी एक सेल था तो जायगोट बोल रहे थे, एक से जब 2 बन गए तो सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमेयर, मगर इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे इम्ब्रो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जब 2 से लगभग 8 से लेकर 16 सेल तक डिवाइड हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से 8 से लेकर 16 सेल तक, 16 सेल तक की डिवाइड हो जाएगा, और इसके ऊपर अभी भी कवरिंग होगी ब्लास्टोमेयर की। इसके बाद इम्ब्रो के बाद ये 8 से 16 सेल के स्टेज के बीच में आ जाएगा, तो ऐसी स्टेज को अब बोलेंगे मोरुला। मोरुला पहले ओवम था, फिर जायगोट बना, फिर इम्ब्रो बन गया। इम्ब्रो में 2 सेल या 4 सेल तक की तो इम्ब्रो बोलेंगे, मगर जब 8 से 16 सेल के बीच में स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इसको बोल देंगे मोरुला, और उसके ऊपर अभी भी कवरिंग है जोना पेलोसिडा की। यहाँ पर आपको पता है लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और इनर लेयर जो होती है इस तरीके से एंडोमेट्रियम, ये चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर भी ये यूट्रस के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहां पर आपको मैंने बताया था ग्लाइकोजन सेक्रेट होने लगता है, ग्लाइकोजन सेक्रेट होने लगता है। तो ये अब अगला वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीच में ये सेल इतनी है, बीच में ग्लाइकोजन भर गया, और ये सेल कहाँ अरेंज हो गई, किनारे, और यहां पर कुछ सेल का गुच्छा है, इस तरीके से कुछ सेल का गुच्छा है, मतलब यहां पर सेल की संख्या ज़्यादा है और बाकी किनारे पर अरेंज हो गए। और बीच में अब इससे सेक्रेट हो रहा था ग्लाइकोजन, तो बीच में भर गया पूरा ग्लाइकोजन। ये जो किनारे सेल अरेंज हो गई इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट।
टर्म समझ लीजिएगा, ठीक है। और सेल वही है, ये अरेंज हो गई, इसको बोल देंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, या फिर इसको बोलेंगे इनर मदर सेल, इनर मदर सेल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो कैविटी है खाली, इसको बोल देंगे ब्लास्टोसील, जहां पर ग्लाइकोजन क्या है, भरा हुआ है लिक्विड के तरीके से। अब देखिए, इसको इम्प्लांट होना है, ये यहां से यहां तक आने में, इम्प्लांट होने में 7 डेज लग जाते हैं, 7 दिन समथिंग लग जाते हैं इसको। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। थोड़ा मिटा के इसको दिखाना है कि इम्प्लांट कैसे होगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट और या ब्लास्टुला की बात करें तो ब्लास्टुला स्टेज को बोल देते हैं और ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं इम्प्लांट कैसे होता है। तो ये जो इसकी आउटर लेयर है, इसके ऊपर अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर होती है। ब्लास्टोसिस्ट पर भी जोना पेलुसिडा की लेयर होती है। तो अब इस लेयर को हटना पड़ेगा क्योंकि अब इसको इम्प्लांट होना है। तो यहां से देखिएगा, ये इसकी आउटर लेयर हटने लगती है, ये और अंदर केवल ये बचता है जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बना था। और ये अपनी मतलब ऐसा समझिए अपना सर इस अंदर धंसाने लगता है। ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इस तरीके से अपना सर धंसा देगा और इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा और ऊपर से इसको एंडोमेट्रियम लेयर इसको कवर भी कर लेगी। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। ये सारा स्ट्रक्चर यहीं पर सेम बना हुआ है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। और जैसे इम्प्लांट होता है, मान लो 7 डे में इम्प्लांट हुआ, 8th डे 8वें दिन ही ये सिक्रेट करने लगता है HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन्स इसी से पता चलता है कि लेडीज प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं, क्योंकि ये जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो इसी हार्मोन्स को ही टेस्ट करते हैं। अगर ये प्रेजेंट है, ये तभी रिलीज होगा जब प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी, ठीक है ना। तो अगर ये रिलीज हो रहा है तो मतलब लेडीज प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अगर 7 डे में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो 8वें दिन, उसके जस्ट एक दिन बाद ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले एक बार देखिए, ये पढ़ा था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है तो ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, आगे जाके डीजेनरेट हो जाता है। और क्योंकि यही तो सिक्रेट कर रहा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और जब ये डीजेनरेट हो जाता था तो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होना बंद हो जाता था। तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है फिर इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता था। अगर ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए, डीजेनरेट हो जाए तो ये फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब प्रोजेस्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब ये HCG रिलीज होने लगता है तो ये इसको जिंदा रखता है 3 मंथ तक, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, तभी प्रोजेस्ट्रॉन बराबर निकलता रहेगा और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर बनी रहेगी। तभी ये, और 3 महीने बाद ये डेवलप हो जाता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसको बार बार देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।